प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशस्तों के हवाले से जो फैसला आया है उसके बाद अब उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द मखसूस नशस्तें अपोजिशन की यानी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसको क्लेम करती है वो अब मिल जाएंगी हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों को और बाकी सियासी जमातों में तकसीम हो जाएंगी। अब ये जो नशस्तें हैं इसके आने के बाद बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में आ रहा है हमारे सामने और ऑब्वियसली कौमी असम्बली में भी। खैबर पख्तूनख्वा की जो असम्बली है वहाँ पर अपोजिशन के मेंबर्स की इस वक्त तादाद 27 है, लेकिन यह तादाद मखसूस नशस्तें मिलने के बाद 52 हो जाएगी और हुक्मरान जमात और अपोजिशन की जमातों का जो नंबर है उसका फ़र्क सिर्फ 21 का रह जाएगा। और इसी तरह से कौमी असम्बली में 110 इस वक्त नून लीग की सीटें हैं, पीपल्स पार्टी के 70 हैं, नून लीग 125 पर पहुंच जाएगी, पीपल्स पार्टी 174 पर हो जाएगी और मजमूई तौर पर मिलाकर हुक्मरान इत्तेहाद जो है ये 2/3 अक्सरियत को हासिल कर लेगा आसानी के साथ और इसके नतीजे में कोई भी जो आईनी तरमीम है उसको करना इस हुकूमती इत्तेहाद के लिए आसान हो जाएगा। अब इस पर एक बहस चल रही है कि क्या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के खात्मे के लिए कोशिश की जा सकती है, ख़ास तौर पर एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ये कह रहे हैं कि अब ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल नहीं रही और हुक्मरान जमात यानी खैबर पख्तूनख्वा की जो हुक्मरान जमात है उसके मेंबर्स पार्टी डिसिप्लिन का के पाबंद नहीं रहे, यानी वो चाहें तो किसी और को वोट कर सकते हैं। अगर वो चाहें तो अली मीन गंडापुर की जगह अपोजिशन के किसी वज़ीर आला के उम्मीदवार को भी वोट कर सकते हैं। ऐसे में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 20-21 लोगों को साथ मिलाकर एक कोशिश की जा सकती है कि वहाँ पर हुकूमत ही तब्दील कर दी जाए? ये अब इस पर बहस शुरू हो गई है। दूसरी तरफ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ और भी हो रही है, खबरें ये लग रही हैं कल से जो आज के अखबारात में भी हैं, कल की कुछ वेबसाइट्स पे भी हैं, वो ये है कि पीपल्स पार्टी को रजामंद कर लिया गया है कि वो वफाकी काबीना का हिस्सा बने, वजारतें लेने पर रजामंद हो गई हैं। अगरचे इस पर अभी तक ऑफिशियली कोई वाज़े मौक़िफ़ पीपल्स पार्टी का नहीं आया। आज शजील मेमन साहब ने तो कहा है कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहरहाल मरकज़ी क़यादत की तरफ से इस पर वाज़े मौक़िफ़ आएगा तो पता चलेगा कि पीपल्स पार्टी इस हवाले से क्या सोच रही है। फिर कल चौधरी निसार साहब की शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हुई है, क्या चौधरी निसार भी वापस आ रहे हैं, इस हवाले से भी आज चमगोइयाँ हो रही हैं। तो सियासी सूरत हाल में बहुत ड्रामाई तब्दीलियाँ हो रही हैं जो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया मखसूस नशस्तों का उसके बाद। इन्हीं चीज़ों में बात करेंगे। हमारे साथ अतर काज़मी साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया काज़मी साहब, खुशामदीद। कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, JUI के रहनुमा हैं, सेनेटर हैं। कामरान साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। कुछ देर में मुझे इख्तियार वली साहब ज्वाइन करेंगे, वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं। अतर काज़मी साहब, क्या वाकई ये जो ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में हम देख रहे हैं कि जो तादाद थी पहले अपोजिशन की वो 27 थी, अब वो 52 हो गई है, यानी 9 सीटों वाली JUI 19 सीटों पर चली गई है। इसी तरह जो पीपल्स पार्टी की 5 सीटें थीं वो अब 11 पे चली गई हैं। तो ये जो मखसूस नशस्तें बाकी जमातों में बांटे हैं तो ये फ़र्क सिर्फ 21 का रह जाएगा। और आज़म तारड़ साहब तो ये कहते हैं, मैं बल्कि उनका बयान आपको शुरू में सुनवा देता हूँ, फिर आपको रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक पॉलिटिकल पार्टी रही नहीं है। सुनिए ज़रा वो क्या कह रहे हैं। फायजादा अहमद रजा के मेरी जमात है, लेकिन हमने इलेक्शन नहीं लड़ा और मैंने तो खुद तौर आजाद उम्मीदवार से इलेक्शन है। तो फॉर दैट मैटर यही डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का पहले था जो उसमें उन्होंने टिल्ट किया। जैसे मैंने कहा कि आर्टिकल 51 और 106 को रीराइट किया गया और आर्टिकल 63A की जो रूह है डिफेक्शन की उसको तब्दील किया गया, जो आज दुरुस्ती हो गई है। तो सुन्नी काउंसिल भी 63A के हवाले से पॉलिटिकल पार्टी नहीं रही। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं रही। तो काज़मी साहब क्या देख रहे हैं आप, खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में आने वाले दिनों में? देखिए, जिस तरह चीजें चल रही हैं, टू बी ऑनेस्ट, इस पे तो किसी किस्म की कोई राय देना भी मेरा नहीं ख्याल के फिलहाल मुनासिब है। क्या पूरी कौम को नहीं पता कि कौन सी सियासी जमात है या कौन सी सियासी जमात नहीं है? हम देखें, माजी में सुनते होते थे या किताबों में हमने पढ़ा कि जब बगदाद पे हमला हो रहा था तो कहीं पे बहस हो रही थी कि कवा हलाल है या हराम है। वल्लाह आलम ऐसा हो रहा था या नहीं हो रहा था, इस किस्म की लायानी बहसों के हवाले से हमें बताया जाता था। ये जो कुछ हम बहस आजकल देख रहे हैं, जो हमने सुप्रीम कोर्ट में भी देखी, क्या पूरी कौम को नहीं पता कि इसका क्या नतीजा निकलना था और ये किस किस्म की बहस थी? क्या आपको, मुझे या किसी और मोअज़्ज़िज़ दोस्त को ये नहीं पता कि वोट किसको पड़ा है? क्या दुनिया की तारीख में आप भी कोई भी जहां पे इस किस्म का निजाम हो, एक असेंबली दिखा दें जहां पे जनरल सीटें कम हो और मखसूस नशिस्तें उनको ज्यादा मिल जाएं? क्या ये वो अवाम की विल थी जिसके मुताबिक मोअज़्ज़िज़ अदालत ने फैसला किया है?
तो अब इसके बाद आगे वो ये कह दें कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा सूबा ही नहीं है। इस वक्त तो देर इज नो लिमिट कि आप कुछ भी कह दें, कुछ भी कर दें, तो वो उनकी जो मर्जी होगी वो करते रहेंगे। 27वीं आईनी तरमीम की भी अब बात हो रही है कि आपने भी देखा कि वोट किसको पड़ा, सीटें किसको मिली। एक सूबा जहां पे एक जमात की 3/4 इस वक्त एक तरह से उनकी लीड है, वहां पे किसी और जमात की हुकूमत कैसे बन सकती है? लेकिन इस निज़ाम के अंदर ये भी बातें हो रही हैं और कहा जा रहा है कि एक और हुकूमत बना दी जाएगी। तो वहां पे जिस तरीके से मखसूस नशिस्तें अगर दी जाती हैं, बांटी जाती हैं, तो हुकूमत भी बना दी जाती है। तो मेरे लिए तो कोई अचंभे की बात नहीं है। मेरे लिए अगर जो अचंभे की कोई बात है कि उसके ऊपर तहरीक इंसाफ का क्या रद्द अमल है। तहरीक इंसाफ की जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत है, उन्होंने अभी तक कोई मुजामत की सियासत तो उस तरह नहीं की है। जहां पे भी वफाक को जरूरत होती है वो ऐन वही कुछ करते हैं जो वफाक के इंटरेस्ट को सर्व करती है चीज। अगर उन्होंने कोई मुजामत की सियासत की होती, ये कहते हैं जी वहां पे गवर्नर राज लग जाएगा, वहां पे हुकूमत का खात्मा हो जाएगा, माली इमरजेंसी लग जाएगी। इतनी आसान है माली इमरजेंसी लगाना एक ऐसे सूबे के अंदर जहां पे इस किस्म के हालात हों, शोरश भी हो, 90 या 80% आबादी एक सियासी जमात के साथ हो, सूबे का खास मिजाज हो, तो कोई खाला जी का घर है वहां पे माली इमरजेंसी लगाना? लेकिन मेरे ख्याल में उधर हुकूमत तब्दील करने की जरूरत क्या है? जब अली अमीन इतना बेहतर तरीके से वफाक को सर्व कर रहे हैं, तो उधर नई हुकूमत ला के क्यों हुकूमत जो है इतनी बड़ी अखाड़ पछाड़ करेगी? तो मुझे तो यही लगता है, मैं तो यही कहूंगा हुकूमत वालों को कि अली अमीन साहब जो आपका इंटरेस्ट सर्व कर रहे हैं, आपको क्या जरूरत है नई हुकूमत वहां पे लाने? सही है। मैं चलिए कामरान मुर्तज़ा साहब, ये एक चीज़ पर जो 2 दिन से बड़ी बहस हो रही है वो ये है कि जो सीटें दीगर जमातें बांटने जा रही हैं, ये एक्चुअली ये नहीं, चलिए टेक्निकली तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, हम उस पर बहस नहीं करते। एक फैसला पहले आया था, फिर अब उस पर नजरसानी आ गई, टेक्निकल चीज़ें हैं, आपने कौन सा सर्टिफिकेट जमा कराया था, कौन सा टिकट कराया था, नहीं कराया था, 13 जनवरी का फैसला क्या कहता था, इलेक्शन कमीशन की क्या बाइंडिंग्स थी। लेकिन एक्चुअली ये जो मैंडेट है ये उन जमातों का नहीं है जिनको मिल रहा है। एक्चुअली ये मखसूस नशस्तें जिनको दी जा रही हैं, ये वोट उन लोगों को नहीं दिए गए थे अवाम की तरफ से। इस हद तक तो आप मुत्तफिक हैं कि नहीं? ऐसा है कि इसमें 2 चीजें हैं। इसमें एक तो वोटों की बात आप करेंगे, मगर उसके साथ साथ दूसरी बात भी जो है वो नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्या ऐसा नहीं था कि एक मखसूस मुद्दत में जो कि 3 दिन पे मुहैयत हुई थी, उसके अंदर जो है वो कोई फैसला करना था, वो फैसला जो है वो पीटीआई या वो जो लोग थे जिनको आप सुन्नी इत्तेहाद कह लीजिए अब या वो आजाद कह लीजिए, उनको ये फैसला करना था। और वो ये फैसला जो उन्होंने किया वो 3 दिन में, वो फैसला वो नहीं कर सके कि किसी पार्टी के साथ किसके साथ जाना है। टेक्निकली जो है ना वो आप इसमें ये कह लीजिए कि कुछ शहर के लोग भी जालिम थे और कुछ उनको मरने का शौक भी था। जो उन्होंने खुद जो किया उसको भी डिस्कस करिए। वो सिर्फ ये बात नहीं है कि वो ये ज्यादती, उन्होंने खुद जो है ना वो लूज बॉल दिया है जिसके ऊपर जो ना वो बाउंड्री खींची जा रही है। ये उनका अपना जो है, ये उनके पास क्या लीगल टीम नहीं थी कि क्या उनको ये पता नहीं था कि इसको क्या करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए? वो उनसे अपने तौर पे ये गलती हुई है। अब इसका एक और मिसाल ले लीजिए। लेकिन कामरान साहब, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये कहती है ना कि हमने जो लीगल रेमेडीज अवेल करने की कोशिश की वो हमें मिली नहीं। मसलन 13 जनवरी के फैसले के खिलाफ के हवाले से सलमान राजा साहब पहले लाहौर हाई कोर्ट में गए, फिर इलेक्शन कमीशन के पास गए ये कहने के लिए कि भाई चलिए मुझे बल्ला नहीं मिला तो ना मिले, लेकिन मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो कंसिडर किया जाए। और बाद में काजी फैसल साहब ने कहा कि मेरे फैसले का यही मतलब था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने नहीं माना। तो लीगल रेमेडीज वो भागते दौड़ते तो रहे, लेकिन उनको वो अवेल नहीं हो सके। नहीं, वो गलत तौर पे ना वो गलत तौर पे और गलत जगहों पे भागते दौड़ते रहे। और जिस तरह से करना चाहिए था, जो मेरा व्यू है एक लीगल पर्सन के तौर पे, वो गलत जगह पे और गलत तौर पे उसको वो खेलते रहे। और गलत तौर पे करते करते जो है ना उन्होंने ये सूरत हाल पैदा की। उनमें मैं इसलिए भी ये कह रहा हूँ कि इस दौरान जो है वो कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी थी कि उनको एहसास था शायद। और जेयूआई से भी उस दौरान जो है ना वो बातचीत हुई है। और ये इसी तरह से जैसे बाद में उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद को ज्वाइन करने के लिए वो किया, मीनवाइल जो है वो जेयूआई से भी बात की और जेयूआई से बात जो है वो फिर मैच्योर नहीं हुई उनकी, या उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे या हमारे थे, जो भी बात हुई। उस वक्त चूंकि उस वक्त तक फैसला नहीं आया था 13 जनवरी का, तो उस वक्त तक लोग गैर यकीनी का शिकार थे।
यकीनन होंगी। वो फैसला अच्छा नहीं था, उस फैसले के ऊपर जो है ना वो किसी पार्टी का निशान नहीं लिया जा सकता, मगर जो है ना वो फैसले के खिलाफ रेमेडीज थी, उसका जो तरीकाकार था वो तरीकाकार नहीं इख्तियार किया गया। इवन फर्ज कर लीजिए कि उसकी रजिस्ट्रेशन अगर खत्म भी कर दी जाए, सारे अप्लाई कर देते कि जी वो इसी बल्ले के अगेंस्ट, और वो विद इन 3 डेज, जब उनको कानून का सबको पता था, तो उनको विद इन 3 डेज जो है ना वो विद इन 3 डेज पार्टी फॉर्म नहीं कर सकते थे दोबारा ये बात नहीं कर सकते थे, या जिस तरह से भी करते, मगर उनको करना वो विद इन 3 डेज था, और जो उन्होंने विद इन 3 डेज नहीं किया, और जो कुछ किया वो बजाते खुद उस वक्त तक पार्टी नहीं थी, लूज बॉल इन्होंने खुद दिया, दूसरों को खेलने का मौका मिला। आजम तारड़ साहब का जो नुक्ता है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अब एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं रही, यानी इसके लोग जो है वो पार्टी डिसिप्लिन में नहीं आते, वो चाहें तो किसी और को भी वोट कर सकते हैं। आप मुत्तफिक हैं तारड़ साहब की इस बात से? ऐसा है कि ये सब्जेक्ट नहीं था कि किसी पार्टी में आते हैं या नहीं, मगर इसका नतीजा जो है वो एक्सप्रेसली नहीं मगर इम्प्लाइडली ये निकाला जा सकता है। वो जो कह रहे हैं वो नतीजा निकाला जा सकता है, मगर वो एक्सप्रेस नहीं होगा, वो इम्प्लाइड होगा। सही है। काज़मी साहब, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है कि ये जो अब नए नंबर्स हमारे सामने आए हैं, एक तो खैबर पख्तूनख्वा में जो अपोजिशन के लोग हैं उनको इजलास बुलाने का इख्तियार मिल गया, यानी वो इजलास को रिक्वेजिट कर सकते हैं, और दूसरी तरफ पंजाब असम्बली में 26 लोगों की रुकनीत को मुअत्तल किया गया है, तो वहाँ पर इजलास बुलाने का अपोजिशन के पास जो रिक्वेजिट करने का इख्तियार था वो ख़त्म हो गया है। तो ये कहीं पर इस तरह से नंबर्स पूरे हो रहे हैं और कहीं पर उस तरह से नंबर पूरे हो रहे हैं, तो दोनों जगहों पर बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन रही है। देखिए, मैंने आपसे पहले भी जिस तरह की कि अब इन किसी भी चीज के ऊपर हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए। जो कुछ हुआ, अब जो कामरान मुर्तजा साहब कह रहे थे लीगली बिल्कुल वो सही दुरुस्त फरमा रहे थे, और कामरान साहब का शुमार उन लोगों में होता है जिनको मैं बड़ा कीनली सुनता भी हूं और सीखता भी हूं। लेकिन उस वक्त जो जमीनी हकायक थे वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और कामरान साहब को भी पता है। जब फैसला कर लिया गया था कि इनको नहीं इलेक्शन लड़ने देना, जब फैसला कर लिया गया था कि इनका जो इलेक्शन है पार्टी का, इंट्रा पार्टी, उसको नहीं मानना, क्या उनको कोई नई जमात बनाने देना था किसी ने? क्या उन्होंने हर चीज करके नहीं देख ली? देखिए, हमने देखा ना, जब यहाँ पे फैसला कोई गलत नहीं होता, यहाँ पे आपका टाइम गलत चल रहा होता है या टाइम बुरा चल रहा होता है, चाहे वो मियां साहब का हो, चाहे जरदारी साहब का हो, या किसी और को। जब फैसला कहीं हो जाता है तो सारी चीजें आपकी दुरुस्त हो जाती हैं, एयरपोर्ट से ही आपको इंसाफ मिलना शुरू हो जाता है। तो ये तो पूरी कौम को पता है कि उस इलेक्शन के अंदर क्या हुआ, किसका रास्ता रोकना था, उसकी क्या वजह थी, फिर उस इलेक्शन के बाद क्या हुआ, इलेक्शन वाले दिन अवाम ने किसको वोट दिया। अब वोट किसी और को पड़ा हो और सीटें किसी और को मिल जाएं, क्या हकीकी जमहूरी लोग ये चीज कबूल कर सकते हैं? क्या हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है? अब खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली हो जाए, या सिंध असेंबली हो जाए, या पंजाब की असेंबली हो जाए, उधर जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे सामने, हमने एक फैसला करना है। टू बी ऑनेस्ट, या तो हम इफ एंड बट्स से काम लेते रहें आज, इसलिए कि अगर तहरीके इंसाफ वालों की सारी जदोजहद इसलिए है कि उनका कोई मसला हल नहीं हो रहा, अगर कल उनका मसला शहबाज शरीफ साहब की जगह उनको बैठा दिया जाए, अगर वो भी यही गुन गाने शुरू हो जाएं, तो वो भी तौजीहात पेश करना शुरू हो जाएंगे मुख्तलिफ किस्म की, तो फिर उनको भी कोई चीज बुरी नहीं लगेगी। लेकिन बहैसियत कौम हमने फैसला करना है कि ये जो 50 की दिहाई से सोहरवर्दी साहब के जमाने से लेके आज तक जो कुछ चल रहा है, क्या हमने इसी तरह चलाना है या कोई फर्म डिसीजन लेना? और उसमें सियासी जमातों का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो PTI हो, JUI हो, पीपल्स पार्टी हो, या नून लीग हो, ये इंसाफ ने फैसला करना है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। इख्तियार वाली साहब ने ज्वाइन कर लिया। मैं इख्तियार साहब खुशामदीद, शुक्रिया। ये जो नंबर ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में अब मखसूस नशस्तें मिलने के बाद आ जाएगा, जिसमें 27 से अपोजिशन की तादाद 52 पे चली जाएगी और हुकूमती जमात से फ़र्क सिर्फ 21 का रह जाएगा। अब जो आज़म मजीद तारड़ साहब हैं उनकी इंटरप्रिटेशन ये है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कोई पार्टी रही नहीं है, यानी उनके लोग पार्टी डिसिप्लिन में नहीं रहे, वो चाहें तो किसी और को भी वोट कर सकते हैं। तो अब आप के ख्याल में अपोजिशन की जमातों को ट्राई नहीं करना चाहिए कि 21 लोगों से बातचीत करके हुकूमत ही चेंज कर दी जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे बीच में कामरान मुर्तज़ा भाई बैठे हुए हैं जी, जो हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर समझते हैं कानून की किताब को जी। इलेक्शन एक्ट 2016-17 कहता है कि जो पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेती है मखसूस नशिस्तें उनकी मुल्कियत होती है। ठीक है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट कर दिया ना, इसमें तो बहस ही नहीं हो रही। इसमें तो बात ही नहीं है। तो सबसे पहले तो ये बात है ना कि ये बात अथर भाई ने की कि इनकी सीटें उठा के आपने उनको दे दी है। नो,
इट्स नेवर लाइक दिस, कभी भी नहीं। मैंने ये इनके शो में भी कहा था, आपके शो में भी कहा था, आज फिर कहता हूँ कि मखसूस नशिस्तें पॉलिटिकल पार्टीज की होती हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2024 के इलेक्शन में बहैसियत पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। किसने नहीं लिया? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो आप देखें ना कि पीटीआई को डिबेट दूसरी तरफ चली जाएगी। नहीं, ये इलेक्शन कमीशन गलती से बात करें, ठीक है, ठीक है, उनको फिर लड़ने दें, उनके साथ वो जाए वहां पर बैठे और उन पर केस करें। दूसरी बात आपको ये बताऊं कि ये मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, JUI हो, ANP हो, पीपल्स पार्टी हो, कोई भी हो, MQM हो, कोई भी हो, ये उन्हीं के पास जाएंगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अपने जो सरबराह हैं वो खुद भी इंडिपेंडेंटली बैठे हुए हैं। डिफेक्शन क्लॉज आपने पूछा, इन पे बिल्कुल इम्प्लीमेंट नहीं होता, इन पे फ्लोर क्रॉसिंग एक्ट लागू नहीं होता। खैबर पख्तूनख्वा में 53 की आप बात कर रहे थे, बिल्कुल कोई 20 लोगों का फर्क है, लेकिन वहां पर हम अभी इस पोजीशन में या इस इरादे में नहीं है कि हम इनकी हुकूमत गिराएंगे। नो, इनकी हुकूमत 3 हिस्सों में तकसीम है ऑलरेडी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैज बीन डिवाइडेड इनटू थ्री फिक्शंस, ठीक है, और उसमें कभी भी कोई भी दड़ा टूट सकता है। तो अली अमीन साहब अपनी हुकूमत खुद संभालने के लायक नहीं रहेंगे, ये अपने बोझ से गिरने वाले हैं। ठीक है, ये गिरेंगे तो फिर उस वक्त हम अपनी स्ट्रेटेजी देंगे। मुझे एक चीज बताइए, काजी फैसल साहब ने एक वजाहत की थी, उन्होंने कहा था कि जी हमने ये फैसला तो दिया था कि बल्ले का निशान पीटीआई को नहीं मिल सकता इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन हमने ये नहीं कहा था कि पीटीआई बतौर जमात इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं ले सकती। उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन ने हमारे फैसले को गलत इंटरप्रेट किया। इसका मतलब ये हुआ कि पीटीआई के यानी सलमान राजा साहब अगर पीटीआई के उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ना चाहते थे, भले उनको आप पतीले का निशान दे देते, लेकिन सलमान राजा साहब को के लिए फैसला इलेक्शन कमीशन से गलत हुआ ना, तो उस गलत फैसले की तलाफी कौन करेगा? ये अब जिनके साथ हुआ है, मेरे ख्याल में ये खुद ज्यादा उस्ताद बनते हैं। एक तो जितने वकील हैं सारे इनके पास हैं, और एक से वकील क्या करेंगे जब 26वीं तरमीम आ चुकी है, अदालत में आईनी बेंच बन चुका है। या मैं 26वीं आईनी तरमीम पे बोलूं या मैं इलेक्शन कमीशन पे बोलूं। असदुल्ला खान, आप भी एक सवाल के बीच में 5-6 चले बताया। बात ऐसी है कि अगर ये लोग अपने फैसले के इंटरप्रिटेशन के लिए चले जाते तो ज्यादा बेहतर होता, ये हिस्सा लेते, हमें तो कोई इस पर एतराज नहीं था। ठीक है, लेकिन इट हैज बीन प्रूवन कि इन्होंने बहैसियत पॉलिटिकल पार्टी हिस्सा नहीं लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल नहीं लिया या नहीं लेने दिया गया, यही तो मैं कह रहा हूं सर। इलेक्शन कमीशन ने माना नहीं, वो तो चाहते थे। मुझे ये बताइए, अगर हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन करते हैं, ANP करती है, MQM करती है, पीपल्स पार्टी करती है, ये कोई आसमान से उतरे हैं? ये भी कर लेते। तो ये अगर अपनी पार्टी में इलेक्शन नहीं कर सकते, वहां पर जमहूरियत नहीं ला सकते, तो मुल्क को ये क्या जमहूरी इक़दार सिखाएंगे? उन लोगों को क्या मिसाल है? ये कौन सा प्रेसिडेंट ये सेट करेंगे? आई डोंट बिलीव इन दिस। वैसे जैसे इलेक्शन बाकी सियासी जमातों में होते हैं, वैसे तो कम से कम पीटीआई ने भी किए ही थे। वैसा नहीं था, नहीं थे। मैं मेरी बात सुन, बाकी सियासी जमातों में मोटरवे का चौक, तंबू लगाया और कहते हैं इलेक्शन है लेकिन जगह नहीं बताई। जो लोग नॉमिनेशन पेपर लेने के लिए मुतमन्नी थे या उसके कैंडिडेट थे, उनको भी नहीं पता था कि इलेक्शन कहां काजी फैसल साहब का एक एतराज ये था कि बिला मुकाबला कैसे चेयरमैन बन गया। तो कौन सी सियासी जमात है जिसमें बिला मुकाबला सरबराह मुंतखब नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं मुस्लिम लीग नून में गुज़श्ता 30-35 सालों से इलेक्शन को देखता हूँ। इवन नवाज शरीफ के मुकाबले में कागजात जमा हुए थे, लेकिन फिर विड्रॉ हो गए। मैं खुद एक इलेक्शन में था, मुझे फिर कहा गया कि आप जिरगा हुआ, मैं विड्रॉ कर गया। उस वक्त फिर और साथी थे, वो आगे, लेकिन वो एक प्रोसेस होता है, इलेक्शन कमीशन अनाउंस होता है। असदुल्ला को भी पता होता है, कामरान मुर्तज़ा मेरी जमात का नहीं है लेकिन उनको भी पता होता है, अख्तर काज़मी को भी पता होता है कि मुस्लिम लीग नून में इलेक्शन होने जा रहे हैं और कहां पर होंगे, और उसके इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स कौन है, उसका चेयरमैन कौन है। बिल्कुल सही है। आप लोगों के पास इलेक्शन तो ठीक नहीं कराए सर, इलेक्शन तो ठीक नहीं कराए, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो 4 महीने तक फैसला रोक के बैठा रहा, और जब इलेक्शन आ गए फिर उसने आगे फैसला अनाउंस किया कि आपके इलेक्शन ठीक नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन की भी तो गलतियों को आप मलफ आईडी है तो ये लोग जाएं, उस पर कंप्लेंट ये बात ठीक है, आप जाएं अदालत के पास, ये बात करें। ये एक सर इजाजत दीजिएगा, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं। मैं कामरान मुर्तज़ा साहब से पूछना चाहूंगा कि सलमान राजा साहब ने जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा है और उसमें कहा है कि जब तक तमाम जजेस के दस्तखत के साथ फैसला जो है वो जारी नहीं हो जाता, तब तक इस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। यही मखसूस नशस्तों वाले की बात हो रही है। क्या वाकई सलमान राजा साहब की राय ठीक है कानूनी तौर पर? इससे इत्तफाक भी करते हैं कामरान साहब? एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
ब्रेक के बाद दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब, ये बताइए कि जो सलमान राजा साहब ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा है और वो कहते हैं कि जो अभी फैसला आया है नज़रसानी का मखसूस नशस्तों के हवाले से, उसमें तमाम जजेस के दस्तखत मौजूद नहीं है। जब तक दस्तखत सबके मौजूद नहीं होते इस फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। आप इत्तफाक करते हैं ऐसा ही होता है? जी ऐसे ही होता है, ऐसे ही होगा मेरा ख्याल है। इसमें कोई ऐसा मुमकिन नहीं है। खत न भी लिखते तो ऐसे ही होता। और ये फाइल जो है ना वो फिर अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी घूमती रहती है मुख्तलिफ चैम्बर्स में। अगर फर्ज कर लीजिए उनमें कोई नहीं है तो फिर वो जो है वो सीनियरिटी आगे पीछे हो जाती है। वरना जो है एक के बाद दूसरे चैम्बर में जब वो लिखा जा चुका होता है तो देन जो है वो फिर सबके पास जाता है और वो साइन करते जाते हैं और आगे चलता जाता है। और ये मुमकिन नहीं है कि अगर किसी एक की भी साइन रह जाए तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाए। ऐसा नहीं होगा मेरा ख्याल, बिल्कुल नहीं होगा। यानी आप कह रहे हैं कि सलमान राजा साहब ठीक कह रहे हैं कि अगर दस्तखत सबके नहीं है तो ये तो हो ही नहीं सकता। मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। एक चीज और बताइए कि बिल्कुल ठीक है, एक चीज और बता दीजिए कि पंजाब में हम देख रहे हैं कि पंजाब असम्बली में एहतजाज किया गया। एहतजाज करने वालों के खिलाफ एक तो ज़ाहिर है उनकी रुकनीत को मुअत्तल किया गया, ऐसा पहले भी होता रहा है। साथ में इलेक्शन कमीशन को इन लोगों का रेफरेंस भेजा जा रहा है इनके खिलाफ कि इनको नाअहल कर दिया जाए। आपके ख्याल में ये एक काफ़ी जवाज़ बनता है किसी शख्स की नाअहली के लिए उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजना? एक तो एहतजाज जो है वो यकीनन तमीज के दायरे में होना चाहिए, मगर स्टिल जो है ना इसमें बाज़ औक़ात नहीं बल्कि अक्सर औक़ात ऐसा होता है और दुनिया भर की पार्लियामेंट्स में होता है कि वो हम उससे जो है जिसको आप तमीज का दायरा कहते हैं हम बाज़ औक़ात बाहर निकल जाते हैं, मगर स्टिल ऐसा नहीं होता। और इतनी तादाद में जो सस्पेंशन है ये भी नहीं होती और इतने इजलासों के लिए सस्पेंशन वो भी नहीं होती। तो इसमें स्पीकर साहब जो है मोहतरम अहमद खान साहब उनको ये फैसला वापस लेना चाहिए जमहूरी रवायत के मुताबिक नहीं। और रेफरेंस जो है वो रेफरेंस इस बात आपको क्या ये टेंशन नजर आती है जो पीटीआई कह रही है? जी कामरान साहब, ये पीटीआई जो ये कह रही है कि नंबर कम करने के लिए कि ये इजलास ही रिक्वेस्ट ना कर सकें ऑपोजिशन की तरफ से, इंटेंशन ये है इसके पीछे, क्या आपको भी ऐसी इंटेंशन दिखाई देती है? ये हो भी सकता है मगर ऐसा किया ये जो मतलब नीयत का तो अल्लाह बेहतर जानते हैं ना। ये बात हो सकती है उनकी दुरुस्त हो सकती है, मगर जो अमल है जो नजर आ रही है चीज वो ऐसा नहीं होना चाहिए। इतने लोगों की सस्पेंशन और इतने इजलासों के लिए सस्पेंशन, ये हो सकता है कि मैंने फर्ज कर लिया कोई पार्लिमानी रवायत के मुताबिक मैं नहीं चला तो वो एक नोशनल होती हैं चीजें, अलामती होती हैं। वो एक इजलास के लिए मुझे कह दें कि पूरा इजलास चल रहा है उसके लिए भी नहीं होता। एक दिन के लिए मुझे 2 दिन के बीच में वो कर ले कि जी इसमें जो है इसकी मेंबरशिप जो है ना सस्पेंड की जाती है और उसके बाद वो फिर आर्डर खत्म हो जाता है 1 दिन के बाद। आप अलामती तौर पे करते हैं कि इसको जो है ना विल ऑफ द पीपल को जो है यहाँ पे इस तरह से जो है स्पीकर के हाथ में ये इख्तियार नहीं है। सही है। अतर काज़मी साहब, मुझे कल से कुछ खबरें चल रही हैं, आज के अखबारात में भी थी कि पीपल्स पार्टी को नून लीग ने दावत दी थी और अब पीपल्स पार्टी को राजी कर लिया गया है कि वो काबीना में शामिल हो। इस पर मैं इख्तियार वली साहब से भी पूछता हूँ, लेकिन आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई ये आर्गूमेंट पीपल्स पार्टी को जो दिया गया है इन खबरों के मुताबिक कि भाई यही हुकूमत चलेगी, कोई 2.5 साल वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा, आपने अगर बनना है तो इसी हुकूमत का हिस्सा बन जाएं, और ये बात पीपल्स पार्टी को समझाई गई है और उनको समझ भी आ गई है। और दूसरा ये है कि जाहिर है अब जो नया नंबर आ रहा है उसके बाद सिंपल मेजोरिटी के लिए हुकूमत को पीपल्स पार्टी की ज़रूरत भी नहीं है, तो पीपल्स पार्टी को भी महसूस हो रहा है कि हमारी वैल्यू कुछ कम होने जा रही है, तो इसलिए बेहतर है कि फिर आप हुकूमत में ही चले जाएं। आपको लग रहा है ऐसा हो सकता है और होने जा रहा है? मैं इसके ऊपर भी कमेंट करता हूं। वो थोड़ा सा जो अभी इख्तियार वली साहब फरमा रहे थे और आपने 1-2 क्वेश्चन किए तो उन्होंने कहा कि एक क्वेश्चन करके आपने दूसरा क्वेश्चन किस तरह कर लिया। तो मेरे ख्याल में इनको चाहिए जो 27वीं तरमीम लेके आ रहे हैं उसमें ये चीज भी लिख दें कि टीवी प्रोग्राम्स में जो नून लीग का नुमाइंदा बात करेगा उससे कोई डिसएग्री नहीं कर सकता। अगर 27वीं आईनी तरमीम में थोड़ी सी देर है तो आईनी बेंच से कोई ऐसा फैसला लें तो ना मैं एतराज करूंगा ना कामरान मुर्तजा साहब एतराज करेंगे। आपको पता है इंसाफ तो आजकल इंसाफ तो खुल के मिल रहा है यहाँ पे। जवाब दे लेने दें, आप ज़िम्नी सवाल उसके बाद कर लीजिए। इतनी सी अर्जी थी अतर भाई। जी नहीं, लेकिन पॉइंट नोट कर लिया आपने कि 27वीं तरमीम के लिए आप ये नुक्ता शामिल कर लें।
ये अब लिखने के इख्तियार वली से 27वीं किसी ने तरमीम में कोई जो है इख्तिलाफ तो नहीं हम करना। अतहर भाई के लिए स्पेशल वो पैकेज लाएंगे कि ये जहां मर्जी अपनी अदालत लगा सके, जहां मर्जी नून लीग को खड़ा करके उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं। जितनी जी तनकीद गालिब करें, साहब आप करेंगे, आपको राइट हासिल हो जाएगी। चले अदालत तो आजकल जो जहाँ पे लगनी चाहिए वहां पे भी नहीं लग रही आजकल, बस अदालतें हमारे सामने ही लग रही। पर एनीवे मैं जरा पीपल्स पार्टी पे आ जाऊं। जो पीपल्स पार्टी देखें, पीपल्स पार्टी इस निजाम का अभी भी हिस्सा है। ये जो वो तासुर देना कि शायद वो हुकूमत में शामिल नहीं है, कोई भी इकदाम इस वक्त उठाया जा रहा है अच्छा है या उसके ऊपर हम एतराज करें, पीपल्स पार्टी उसमें उतना ही शामिल है जितनी नून लीग शामिल है। हाँ, वो ये तासुर जरूर देने की कोशिश करते हैं कि जैसा हमारा हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन अगर आप देख लें पिछले साल जब बजट पेश किया गया, मोहतरमा आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा ने उस बजट के हवाले से तकरीर की और कहा कि पाकिस्तान के लोग इससे बेहतर डिजर्व करते हैं। फिर उस बजट के हक में इन्होंने वोट दिया। इस साल अगेन दोनों बहन भाइयों ने उसी किस्म की तकारीर की, अगेन बजट के हक में वोट दिया। तो ये मुश्तरका हुकूमत चलाई जा रही है। क्या वो काबीना में शामिल होंगे मुझे अभी तक नहीं पता। टू बी ऑनेस्ट, कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि हो सकता है कि बिलावल भुट्टो साहब जो है वो अपोजिशन लीडर बन जाएं और हुकूमत की सादा अक्सरियत वैसे हो जाए। तो ये सारी बातें चल रही हैं, लेकिन वो इस सिस्टम का हिस्सा हैं। वो अपोजिशन में हो या हुकूमत में हो, इस सिस्टम को जिस तरीके से चलाया जा रहा है, जो आईनी टांगे फराम की गई हैं, उनमें से एक बड़ी टांग कह लें या कंधा कह लें, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। और उसमें वो कैसा उनका किरदार है, ये तारीख लिखी जा रही है और तारीख याद भी रखेगी। वैसे ये भी बुरा ऑप्शन नहीं है कि अगर इख्तियार वली साहब पीपल्स पार्टी को आप ऑपोजिशन दे दें, ऑपोजिशन लीडर बना दें बिलावल साहब को। यानी जैसे राजा रियाज साहब ने पहले टिकट का वादा लिया और टिकट का वादा लेने के बाद ऑपोजिशन लीडर बन गए नून लीग से टिकट का वादा लेने के बाद खुद उन्होंने एडमिट किया इस बात को। आइडिया ये भी बुरा नहीं है, लेकिन आपके पास क्या खबरें हैं? पीपल्स पार्टी आ रही है क्या? देखिए, मैं आपको बात बताता हूँ। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक्सरियत हो जाएगी तो वो अपोजिशन लीडर लीगली और आईनी तौर पे बनना उनका राइट बनता है, वो बन जाएंगे। नहीं, सर इसमें नंबर की बात नहीं है, इसमें तो इंटरप्रिटेशन की बात है ना। इंटरप्रिटेशन तो है, पीपल्स पार्टी का नंबर 74 है सर, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तो पार्टी ही नहीं है, तो उनका तो नंबर ही नहीं है, तो बनने को तो बन सकते हैं। जो आप सवाल कर रहे हैं मैं उस पर आना चाहता हूँ, जो आपने पहले सवाल किया। जिमनी पे बाद में आता हूँ। अभी 27वीं तरमीम नहीं आई, इसलिए मैं काउंटर क्वेश्चन कर सकता हूँ। नहीं यार, जितनी आईने बनेंगी उसमें आप लोग कवर हैं, हम लोग नहीं कवर हो रहे जी। बात ऐसी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो हुकूमत में शामिल होने को पहले दिन ऑफर दी गई थी मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप की जानिब से, वो अभी तक वैलिड है। कोई नई ऑफर उनको नहीं दी गई। ये खबर कहाँ से निकली, कौन निकाल रहा है? ये ऐसे ही लोग, झूठे लोग बैठकर ये बातें निकालते हैं। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। नो, कोई नया ऑफर, कोई नई ऑफर उनको नहीं दी गई, ना ही उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया है। बल्कि मेरे ख्याल में उनकी तरफ से एक दो जिम्मेवार लोगों से, शाजिया मरी और शजील मेमन साहब का मैंने सुना कि उन्होंने कहा है, वो भी कर दिया, डिनाई भी कर दिया कि इस तरह की कोई बात नहीं है। तो ये वैसे ही वो बात है ना कि मतलब आप चीज़ों को गलत और तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। तो कुछ लोगों का कारोबार इससे चलता है, वो चलाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। हाँ, जहाँ पर अगर वो हुकूमत में आएंगे, हम समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की जो इकोनॉमी को रीस्ट्रेंथन करने के लिए, उसको रीडायरेक्ट करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमारा बहुत साथ दिया। हमारी ख्वाहिश होगी कि अगर वो आए, कैबिनेट का हिस्सा बने, हुकूमत का बाकायदा हिस्सा बन जाए, तो ये खुशाइंद होगा। अब मेरे तो भाई बैठे हुए हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, ये ऑफर तो हमारी इनके लिए भी वैलिड है। ये लोग भी आ जाए, शामिल हो जाएं, तो हमें खुशी होगी। वो तो कल आपने मौलाना को सुना नहीं है, वो कह रहे हैं जाली हुकूमत है, ना पहले चलने दिया था ना अब चलने देंगे। आप क्या बातें कर रहे हैं? आप उन्हें दावत दे रहे हैं हुकूमत की। ठीक है, वो बात अपनी जगह है, लेकिन मैं वैसा आपको जनरली कह रहा हूँ कि हम तो खुश होते हैं कि इस वक्त मुल्क जो है ना, देखिए ये नॉर्मल हालात नहीं है। वो बड़ी नॉर्मल हालात हुआ करते थे जब आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे, आपकी इकोनॉमी अच्छी थी, आप IMF के ज्यादा ग्रिप में नहीं थे। राइट सर, चलिए मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ। ब्रेक के बाद वापस आके जरा बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अतर काज़मी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं शौकत यूसुफ साहब मुझे ज्वाइन करेंगे। स्वात वाला जो इंसिडेंट है उस पर बहुत हर दिल दुखी है, हर आंख नम है, हर कोई मगमूम है इस मामले पर, और जाहिर है इस पर उंगलियाँ उठ रही हैं सूबाई हुकूमत की तरफ। और वज़ीर आला से मुतालबा किया जा रहा है कि वो इस्तीफ़ा दें, रिज़ाइन करें, हुकूमत छोड़ दें, क्योंकि वो नाकाम रहे हैं जानों को बचाने में और वक्त था कि वो बचा सकते थे।
रेस्क्यू ऑपरेशन ठीक तरह से नहीं हो सका। ज़रा इस पर भी बात करते हैं। शौकत यूसुफजई साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, और बाकी मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। पंजाब असम्बली में करारदाद पेश हो कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को हट जाना चाहिए, और उस पर पे दर पे 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दिन में हुई, तो क्या ये सियासत हो रही है या वाकई हमदर्दी है उन लोगों के साथ जो इस वाक़े में फंसे या जहाँ बहक हुए? असदुल्ला खान, ये जो ट्रेजेडीज होती है ना, इट कैन हैपन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ये कहीं भी हो सकती है। जलजले आ सकते हैं, सैलाब आ जाते हैं, आग लग जाती है, यहाँ पर तो रेस्क्यू किया जा सकता था इन लोगों को। मैं वैसे कहता हूँ, सबसे पहले तो मैं करेक्शन कर दूं कि 9 जनवरी को जो वाकया हुआ था मरी में, उस वक्त इनकी हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। उस्मान बुज़दार वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। ये मेरे ख्याल में गलत कर रहे हैं, इनका ख्याल है कि मरियम नवाज उस वक्त सीएम थी। नो, उस वक्त उस्मान, मैंने अभी रिपोर्ट चेक की। अच्छा, आपने चेक कर लिया जी। एक नंबर 2, ये वाकया 2022 में भी हुआ था जब इनकी हुकूमत थी, महमूद खान वाज चीफ मिनिस्टर। वहां पर भी ऐसे ही हालात, बिल्कुल कॉपी पेस्ट एक वाकया हुआ था, और लोग मर गए थे, और उनको भी एक हेलीकॉप्टर की जरूरत थी या किसी रस्सी की जरूरत थी, बट नोबडी कुड, कोई कुछ भी नहीं कर सका। रिपीटेडली ये चीजें होती है। शौकत साहब का अपना ताल्लुक जो है उसी मालाकंड डिवीजन से है, स्वात से है, ये शांगला से है। ये जो कहते हैं ना कि हमने सयाहों के लिए एक स्विट्जरलैंड बना दिया है स्वात को, आप आइए और एक्सप्लोर करें। वहां पर आप क्या प्रोटेक्शन दे रहे हैं? आप 19-20 लोग खड़े हैं, लाइफ सेविंग जैकेट्स तक आप उनको नहीं दे सके। 2 घंटे इज अ हेल ऑफ टाइम। और या 1 घंटा भी चलिए था, एक घंटा भी बहुत टाइम है। आप उनको एक रस्सी फेंक कर उनको कुछ तो महफूज कर सकते थे, आपने वो भी नहीं किया। 2 घंटे तमाशा किया, और वो लोग बिलखते रहे, चीखते रहे, आहो बका करते रहे। बाप अपनी औलाद को देख रहा था, औलाद अपने वालिदैन को, भाइयों को, किस तरह वो रोए, किस कर्बनाक मौत से वो गुजरे। मेरे ख्याल में ये हमारे ज़मीर झंझोड़ने के लिए ये काफ़ी है। अबव ऑल, अब आते हैं इस पर कि जो सबसे बड़ा शर्मनाक वाक़या हो ना, इसका जो इसका पहलू है वो ये है कि उन मैयतों को चलो निकाला तो वहाँ पे कुछ वॉलंटियर लोगों ने, लेकिन उन लाशों को कूड़ा क्रिकेट की गाड़ी में डालकर या डंपर में डालकर पंजाब भेजना, मेरे ख्याल में दिस इज शेमफुल। ये बहुत शर्मनाक है, ये बहुत काबिल शर्म वाक़या है। ये आपकी ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ खड़ी है? फिर अगर मैं बात करूं तो ये जो इस्तीफे की बात है, तो ये तो आपके लीडर कहा करते थे ना कि कोरिया में एक कश्ती उलट गई और वजीर आजम ने इस्तीफा दे दिया। इंडिया में एक ट्रेन का हादसा हुआ और वजीर ने इस्तीफा दे दिया। तो अब आप प्रेसिडेंट सेट करें ना। आप कहते थे, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आप मिसालें दिया करते थे कि दरियाए फरात पर अगर एक कुत्ता भी मर जाए तो उसका भी मुझसे पूछा जाएगा। तो आज तो आपके रोज वहां पर ऐसे वाकयात होते हैं, तो आपको मेरे ख्याल में ये डीसी एसी, अगर इफ यू थिंक सो, क्या कौम मुतमईन है इस पे कि ये इज इट इनफ? मेरे ख्याल में नहीं। कामरान मुर्तज़ा साहब, आप कैसे इस सारे सानहे को देख रहे हैं? जाहिर है इस पर हर एक दिल दुखी है, बहुत तकलीफ है कि लोगों को बचाया जा सकता था। 1 घंटे का बहुत वक्त होता है, लोगों को बचाया जा सकता था, नहीं बचाया जा सका। आखिर कोई तो जिम्मेदार होगा इसका। किसके पास मशीनरी नहीं है, किसके पास वो कश्तियां नहीं थी, या किसी के पास रस्से नहीं थे, या किसी को बचाने का कोई मैकेनिज्म नहीं था। यानी लोग ये कहते हैं कि रेस्क्यू की टीमें आई और आकर उन्होंने कहा कि जी हम क्या करें, हम इनको नहीं बचा सकते, हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है। तो कौन जिम्मेदार है इसका? हम सारे जिम्मेदार हैं। उसमें 2 चीजें इसमें, एक तो ये जिसकी भी हुकूमत होती, मेरा ख्याल है कि शायद इसी तरह की जो है ना वो अमवात होती, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। पूरा सिस्टम जो है वो उसका सिस्टम का फेलियर है, और दूसरा वो बेहिसी ये भी माशरे के अंदर है कि 1 घंटा जो है वो अवेलेबल था, और 1 घंटे के अंदर कोई भी जो है कोई ऐसा एक्शन नहीं हुआ प्रॉपर जिसमें इंसानी जानों को बचाया जा सकता। इवन जो है वो वहाँ पे भी जो है जो लोग मौजूद थे उनके पार्ट पे भी कोई इतना जो है वो ऐसा काम नहीं हुआ जिसको कहा जाए कि बहुत जो है हौसला अफजा था। तो ये इसको जो है अपने पे, मुझ पे, हम सब पे जो है ना इसकी जिम्मेदारी रखिए। हम सारे इस मामले के जिम्मेदार हैं। एक
अगर कोई चीज़ें मौजूद नहीं थी फर्ज करिए, तो उसके लिए भी हम और आप जिम्मेदार हैं, हम सारे मिल के, क्योंकि ये हादसे तो हर साल में होते हैं तकरीबन, और जैसी बारिशें होती हैं। अब यहाँ पे तो 13-14 लोग तो यहाँ पे शहीद हुए हैं, मगर खैबर पख्तूनख्वा में मेरा ख्याल है 40 से तादाद बढ़ गई है। और इसी तरह से कराची में कुछ लोग वो उनकी अमवात हुई हैं, इसी तरह से सूबा बलूचिस्तान में हुई हैं, मुमकिन तौर पे पंजाब में भी हुई होंगी। तो हमारा निज़ाम का जो है वो उनकी निज़ाम की नाकामी है इनफैक्ट। और साथ साथ जो है बेहिसी ये जो फंड जो है इधर उधर चले जाते हैं, ये भी यकीनन जो है ना कहीं ना कहीं के लिए रखे तो जाते हैं, मगर उसके बाद यहाँ इधर दाएं बाएं हो जाते हैं। तो जो चीज़ें दाएं बाएं हो जाती हैं इन अमवात के लिए, वो दाएं बाएं करने वाले भी जिम्मेदार हैं, भले वो मैं हूँ या कोई और हो या कोई और हो। तो हम सारे इस निज़ाम के लिए, सारे इस मामले के लिए जिम्मेदार ठहराए जाएं। सही है, बिल्कुल सही है। शौकत साहब, अभी हम देख रहे हैं कि एक ऑपरेशन शुरू हुआ है होटलों के खिलाफ कि जी ये दरिया किनारे होटल्स बन गए, फिर वो जो माइनिंग के ठेके वहाँ पर दिए गए थे वो सारे ठेके मंसूख कर दिए गए हैं। अगर तो ये गैर कानूनी होटल्स बनाए गए हैं तो फिर तो ये बनाए ही नहीं जाने चाहिए थे, यानी फिर ये बन कैसे गए गैर कानूनी थे? और अगर गैर कानूनी नहीं थे और ठीक तरीके से बने हैं तो फिर इन होटलों का क्या कसूर है, ये क्यों गिराए जा रहे हैं? और ये जो माइनिंग के ठेके दिए जाते हैं जिससे ये वो खुदाई करके, और अभी भी जिस टीले पर ये लोग खड़े हुए थे वो टीला भी एक ऐसी खुदाई के नतीजे में वो टीला वजूद में आया था, ये किसने ठेके दिए थे? आखिर उन लोगों का भी मुहासबा होना चाहिए या नहीं? देखिए, मैं कह रहा था, मैंने स्टार्ट में कहा कि मैंने कभी इसकी हिमायत नहीं की कि ये वाकया हो गया तो बस सही हो गया, या मैं कहता हूँ कि इसमें हुकूमत कसूरवार नहीं है, मैंने पहले ही कहा। लेकिन मेरे भाई ने एक लफ्ज भी नहीं कहा कि जो 20 बच्चे मरे हैं पाकपतन में उसका जिम्मेदार कौन है। इन्होंने नाम तक ही नहीं लिया। चलो खैर है, इनकी भी मजबूरियां होंगी, लेकिन देखें बच्चे चाहे वहां मरे यहाँ मरे एक जैसे हैं। हमें इस पे सियासत नहीं करनी चाहिए। एक अफसोसनाक वाकया हुआ है, आइंदा इसकी रोकथाम कैसे हो। अब देखें बड़ा अरसे तक ये चीजें हम दो चीजें का मैं बड़ा मुखालिफ रहा हूँ जब मैं कैबिनेट में था। एक, जब ये हाउसिंग स्कीमें बनती रहती थी तो मैं कहता था कि ये एग्रीकल्चर लैंड पे क्यों बनती है। दूसरा जो है ना, ये इंक्रोचमेंट, जहाँ पे आप बाईपास बना लेते हैं और 2 साल बाद वो बाईपास खत्म हो जाता है, वो बाजार बन जाता है, तो बाईपास बनाने का मकसद क्या है? तो अगर आज भी अली अमीन गन्नापुर साहब ने ये एक्शन ले लिया है कि वो बाईपास को बाईपास ही रहने दे रहा है, तो मेरे ख्याल से अच्छा इकदाम है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बना कैसे वो? मतलब वो किसकी 12 साल से आपकी हुकूमत है, ये कैसे बन गए बाजार, दरिया के ऊपर होटल्स कैसे बन गए? ये बड़े अरसे से पहले से बने हुए हैं, ये अभी के नहीं बने हुए हैं, ये बहुत पहले अरसे से बने हुए हैं। सर कुछ तो नए भी बने होंगे ना सर, कुछ तो नए भी बने होंगे। तो मैं आपसे मानता हूँ बिल्कुल। इसमें देखें बहुत सारे चीजें इन्वॉल्व होती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व होती हैं, बहुत सारे लोग इसमें करप्शन के भी ज़मरे में भी आ जाती है चीजें। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आज फैसला हुआ है तो उस पर कायम रहना चाहिए। और बनते भी हैं तो शायद वो जो उसके लिए पूरा SOPs हैं, बाई लॉज हैं, उसकी पासदारी नहीं की जाती। अगर कोई कानूनी तौर पर बनता भी है तो उसमें भी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि दुनिया में बहरहाल ऐसी जगहों पर तामीरात भी होती है लेकिन SOPs के साथ होती हैं। और अगर ये लॉ है कि नहीं होंगी तो फिर तो सर 12-13 साल हो गए ना। सर इसका अब हल क्या है आपके ख्याल में खैरवेल साहब? ये क्योंकि वो कह रहे हैं कि जी अक्रॉस द बोर्ड सबके ऑपरेशन होना चाहिए और आप इसको सपोर्ट करें और सियासत ना करें। सर बात ऐसी है, अगर उसमें अमीर मकाम साहब का होटल आता है और वो इलीगल है, हम उसको डिफेंड बिल्कुल नहीं करेंगे, गिरा दें, सबको गिरा दें। लेकिन वहाँ पर तो करप्शन का एक बाजार खुल गया है, जिसका गिरा रहे, जिसने पैसे दे दिए उसका नहीं गिरा रहे, जो पैसे नहीं दे रहा उसका गिरा रहे। वहाँ पर तो करप्शन का ये बाजार खुल गया है। क्या ये नहीं मालूम? दुनिया से ढकी छुपी बात है ही नहीं कि जितने माइंस हैं इस वक्त सारे वजीर आला का भाई उसको ले रहा है, जिस पे हाथ रखता है उस माइन को अपने कंट्रोल में ले लेता है। सारी एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास है। ये होटल नए जो बनते हैं, एक नहीं दो नहीं, सैकड़ों होटल बनते हैं, सैकड़ों एक साल में। इसके पैसे लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, NOC देते हैं। बगैर NOC के डू यू थिंक सो कि आप जा सकते हैं, आप स्वाद दरिया के करीब कोई होटल बना सकते हैं? कोई आपको बनाने देगा? नेवर। लेकिन पैसे देने पड़ते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये जी हाँ, इसमें करप्शन और नाअहली और तवज्जो ना देना इन उमूर पर, ये तमाम चीज़ें ही शामिल हो सकती हैं। और बड़ा अफसोसनाक है
मैं खुद भी ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि बहरहाल रेस्क्यू का काम, रेस्क्यू की एफ़र्ट्स नहीं की गई। रेस्क्यू की एफ़र्ट्स की जाती तो इन लोगों को बचाया जा सकता था। तो इस हद तक तो ज़िम्मेदारी बिल्कुल कबूल करनी चाहिए। और ऑब्वियसली ये जो माइनिंग है, दरिया का बेड ख़राब कर दिया गया है, इलीगल कंस्ट्रक्शंस हुई हैं, ये सारी ही चीज़ें इसमें शामिल हैं और हो नहीं सकता कि हुकूमत को इस पर ज़िम्मेदार ना ठहराया जाए। बहुत शुक्रिया अख्तियार वली साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब, शौकत यूसुफ़ ज़ई साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।